नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 क्या है उसकी सरल समझूती मैं इस वीडियो में दूंगा। कई स्टूडेंट्स और कई पेरेंट्स का मुझे क्वेश्चन आया था कि सर 5+3+3+4 क्या है, उसकी आप सरल समझूती दे सकते हैं। तो उसकी मैं सरल समझूती देने का प्रयत्न इस वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे आपको 5+3+3+4 क्या है स्कूलिंग के अंदर वो पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत सारे लोग उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री मतलब कि उसके बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहली शिक्षा नीति भारत के अंदर जब आई थी वो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब 1968 के अंदर आई थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार किया गया 1992 के अंदर, बट उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया, ना कि पूरी नीति को बदला गया। तो आज तक जो एग्जिस्टेंस में है वो दो शिक्षा नीतियां है। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और 34 इयर्स के बाद में अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है। उसका ड्राफ्ट इंटरनेट के ऊपर एमएचआरडी की वेबसाइट के ऊपर रख दिया गया है, जिसके अंदर 66 पेज की समरी है। एक्चुअल शिक्षा नीति जो है उसका पूरा ड्राफ्ट तो 300 प्लस पेजेस का होगा, बट ये उसके सिर्फ समरी है। एक्चुअल में कोई भी अगर नीति बनाई जाए, किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट बनाया जाए, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, मतलब कि भारतीय बंधारण, तो उसकी हम बात करें तो उसके अंदर भी कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होता है। तो मैं अपनी तरह से जो इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5+3+3+4 की समझौती देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हमने जो बात की कि पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, फिर आई 1986 के अंदर, और अभी 2014 के अंदर इलेक्शन का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसके अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। और उसके लिए सबसे पहले 2015 के अंदर एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि जो इसके ऊपर काम कर रही थी। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, बट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर 2016 के अंदर इसरो के जो साइंटिस्ट है के कस्तूरी रंगन, उनकी लीडरशिप के अंदर 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने गांव-गांव जाके सबके सजेशंस लेके, हर जगह जाके, गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह जाके सबके सजेशंस लेने के बाद में एक शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट इंटरनेट के ऊपर रखा गया। और उसके बाद में हर किसी नागरिक का सुझाव मांगा गया और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर सुझाव दिए। जब ये सारे सुझाव आए तो ये सब सुझाव और वो जो ड्राफ्ट था उस सब के अंदर जो बेस्ट था वो निकाल के ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई, जिसको 29 जुलाई 2020 में कैबिनेट के अंदर रखा गया और कैबिनेट के अंदर ये बिल पास हो गया। मतलब कि अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पास हो गई है। अब बहुत सारों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो अगले साल से, मतलब कि 2021 में होने के चांसेस है। बट अभी की जो ये परिस्थिति है, कोरोना पेंडेमिक, अगर वो जल्दी खत्म हो जाए और अगर ये वर्क जो है वो बहुत फास्ट चल किया जाए तो 2021 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अदरवाइज 2022 या 2023 में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पक्का होगा ही होगा, ये मेरा मानना है। उसके अंदर 2021 में से भी हो सकता है, या तो अगर थोड़ा डिले हो तो 2022-23 से भी ये हो सकता है।
अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मेजर बदलाव क्या आए हैं, तो सबसे पहला मेजर बदलाव जो MHRD डिपार्टमेंट था, जिसको हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल के सीधा का सीधा शिक्षण डिपार्टमेंट कर दिया गया, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये सबसे पहला बदलाव है। अगर हम जो बात कर रहे थे 5+3+3+4 की, तो इसको मैं अपने तरीके से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। इसमें और पहले की नीति में क्या बदलाव था, तो पहले जो था वो था 10+2 और अभी जो आया है वो है 5+3+3+4। बहुत सारे जो दर्शक है और बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। 1 से 5 प्लस 6 से 8 कक्षाएं प्लस 9, 10, 11 और फिर कॉलेज, तो वो सारा का सारा क्या इसके अंदर आता है 5+3+3+4 के अंदर? तो नहीं मित्रों, ये जो है ये 5+3+3+4 की जो पॉलिसी है वो सिर्फ स्कूलिंग के लिए लागू की गई है। अभी अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले जो बच्चों का मतलब कि कंपलसरी एजुकेशन की हम जो बात करते थे उसके अंदर एज ग्रुप था 6 to 14 ईयर्स, जिसको अभी बढ़ा के सरकार ने 3 to 18 ईयर्स का कर दिया है। मतलब कि 3 to 18 ईयर्स के एजुकेशन की पूरी निगरानी अभी सरकार रखेगी इस पॉलिसी के अंतर्गत। इस पॉलिसी की बात करें तो उसके अंदर 5+3+3+4 के अंदर मैं पहले बात करता हूं 5 क्या है, तो ये जो पहला स्टेज है इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ये स्टेज के अंदर मेनली 2 स्टेज किए गए हैं। उसके अंदर पहले अगर हम देखें तो पहले हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 10+2 था, मतलब कि पहले स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड +2 मतलब 11वीं और 12वीं। बट इसमें क्या किया गया है कि जो प्री स्कूलिंग है उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया है 5 के अंदर। तो अगर हम ये 5 को डिवाइड करें, ये जो ग्रुप है दैट इज 5, उसको हम पहला स्टेज बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फाउंडेशनल स्टेज। और इसके अंदर जो एज ग्रुप है वो है 3 से लेके 8 तक का, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले बात करें तो 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ये जो 3 साल है जिसको हम प्री स्कूलिंग बोलते हैं, गवर्नमेंट के अगर हम बात करें तो उसको बाल वाटिका या तो आंगनवाड़ी बोलते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो बच्चे इसके अंदर लर्न करेंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक? 3 से लेके 6 के अंदर। हमने पहले देखा था कि बच्चों को जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला जाता था तो उनको खींच के स्कूल ले जाना पड़ता था, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ बर्डन है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया है कि जो आंगनवाड़ी या तो जो प्री स्कूलिंग है दैट इज फ्रॉम 3 to 6 ईयर एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, वहां पे खेलेंगे कूदेंगे और एक्टिविटी के साथ कुछ नया सीखेंगे। मतलब बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्शन होगा। पहले ऐसा था कि बच्चा स्कूल में जाने से डरता था, अभी बच्चा सुबह उठ के सोचेगा कब स्कूल जाओ, कब वहां पे जाके खेलो। पहले ऐसा था कि घर पे खेलते थे और वहां पे जाके पढ़ते थे, बट अभी ऐसा होगा कि वहां पे ऐसे संसाधन खड़े किए गए होंगे कि जिसमें बच्चा अच्छे से खेलेगा, एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी के साथ साथ कुछ लर्न भी करेगा। तो ये जो स्टेज है वो 3 to 6 ईयर, जिसके अंदर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका आती है। उसके बाद में इसमें 5 है, तो ये तो 3 साल का हुआ, ईयर 3 to 6। उसके बाद में क्या, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कि पहली और दूसरी कक्षा को भी इस 5 में ऐड किया गया। मतलब 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका प्लस 2 ईयर्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये जो है ये होगा 6 to 8 की एज के अंदर। तो ये पूरा मिला के देखें तो 3 to 6 एज प्री स्कूलिंग और 6 to 8 की जो एज है उसके अंदर होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। टोटल मिला के हुआ ये 5 साल। अभी आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी के अंदर जो अभी शिक्षक काम कर रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, कोई स्पेसिफिक उनका एजुकेशन नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, उसमें अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए ऐसे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आंगनवाड़ी के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे जो टीचर्स है कि जिसने
10+2 करके रखा हुआ है या तो उससे ज्यादा पढ़े हुए, मतलब 10+2 मतलब 12, या तो 12 से ज्यादा पढ़े हुए जो शिक्षक है उनको 6 मंथ का मतलब कि 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। और 10+2 से कम पढ़े हुए मतलब कि लोअर क्वालिफाइड जो टीचर्स है उनको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनका डेवलपमेंट होगा और उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है इस स्टेज ग्रुप के अंदर, वो ECCE के अंतर्गत ट्रेनिंग में उनको क्लियर होगा। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज कि जिसके अंदर टीचर्स को भी डिप्लोमा प्रोग्राम के जो 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होगा कि जिसके अंदर जो टीचर्स 10+2 से कम पढ़े हैं और 10+2 या उससे ज्यादा पढ़े हुए को 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा, जिससे शिक्षक भी थोड़े सज्ज हो जाएंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। प्री स्कूलिंग के अंदर जो हम कुछ स्कूल्स की बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उसमें तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं वो ग्रेजुएट और ऐसे होते ही हैं, तो जिससे उनको थोड़ा बहुत ये आइडिया होता है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी इस तरीके से उनको मॉडिफाई किया जाएगा, मतलब कि चाइल्ड को बेस्ट एजुकेशन मिले, ऐसा सरकार का ये प्लानिंग है। उसके बाद में जो दूसरा स्टेज आता है वो है 5+3। ये जो 3 है, अभी हमने जो बात की 5, उसमें क्या था? 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग या तो आंगनवाड़ी +2, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। पहला स्टेज था फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें एज ग्रुप क्या होगा? तो 8 से लेके 11 साल के बच्चों को इसमें ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर क्लास 3, 4 एंड 5 ये 3 क्लास उसके अंदर हो गया। पहले जो हमने बात की कि पहले जो ग्रुप था उसके अंदर ऑलमोस्ट एग्जाम नहीं होगी, जबकि प्रिपरेटरी स्टेज में एग्जाम की स्टार्टिंग होगी, एग्जाम की शुरुआत होगी। इसमें क्या होगा? इसमें भी एक्टिविटी प्लस स्टडी होगा, तो बच्चों को पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जो बुकिश नॉलेज पहले बच्चे गेन करते थे उसकी जगह आप क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ ज्यादा नॉलेज गेन करें, ये सरकार का एम है। और ये एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली और अच्छे से हुआ तो ये सक्सेसफुली होने वाला है। दूसरी एक चीज है कि ये जो है इसके अंदर मतलब कि ये एज ग्रुप के अंदर प्रिपरेटरी स्टेज के जिसके अंदर कक्षा 3, 4 और 5 आता है, तो इसके अंदर उनका सरकार का ऐसा बोलना है कि मदर टंग के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी इसमें भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि मदर टंग में पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या। बट अगर आप ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो ड्राफ्ट के अंदर जो लिखा है, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं ड्राफ्ट का, wherever possible the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the mother language, home language, mother tongue, local language और the regional language। इसमें क्लियर लिखा हुआ है whatever possible। इसका मतलब ये उन्होंने कंपल्सन नहीं किया है, जहां तक हो सके वहां तक आपको मदर टंग या तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है। बट ऐसी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ऐसी होगी कि जो ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ाती है दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उनके लिए कंपल्शन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नेशन में बनाई जाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी भी शिक्षा नीतियों में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है, तो इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत ये हो सकता है, इसीलिए ये वर्ड लिखा है वेरेवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ये करना है। ये हो गया, हमने दूसरे स्टेज की बात की जो था 5+3, जिसको हम बोलते थे प्रिपरेटरी स्टेज। अब इस तीसरे स्टेज ग्रुप के अंदर आते हैं जिसके अंदर है मिडिल स्टेज। इसके अंदर एज ग्रुप होगा 11 to 14। पहला एज ग्रुप था 3 to 8, उसमें 3 to 6 प्री प्राइमरी, फिर 6 to 8 था वो फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रिपरेटरी स्टेज में था 3 to 5 years 8 to 11 years ऑफ एज एंड क्लासेस फ्रॉम 3 to 5। मिडल स्टेज के अंदर आता है 11 to 14 years और इसमें क्लासेस हो गए 6 to 8, जिसको पहले हम नॉर्मली अपर प्राइमरी बोलते थे गुजरात के अंदर, और कई जगहों पे उसको सेकेंडरी भी बोला जाता है कई देश के अलग भागों में। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं? तो मेन जो चेंज आए हैं इसके अंदर मिडिल स्टेज के अंदर, उसमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा
कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोडिंग। HTML और ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर जब बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए, यू नो दैट के कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। कुछ कंट्रीज है वो बहुत डेवलप हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों को पहले से कोडिंग सिखाई जाती है। तो हमारे कंट्री में भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगा, बेसिक ऑफ कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चों को अगर इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे अच्छे से कोडिंग करके कुछ कुछ न्यू चीज़ें बना सकते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी और बच्चे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि जिससे देश को भी फायदा मिले और उनका भी खुद का इम्प्रूवमेंट हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टैंडर्ड 6 से। दूसरी एक बात है, उसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज को भी ऐड किया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज मतलब जैसे मान लीजिए किसी को सिलाई सीखनी है, किसी को कुछ और सीखना है, जैसे कि कारपेंट्री कैसे किया जाता है, किसी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है तो वो बच्चे वोकेशनल कोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं। और वोकेशनल कोर्सेज का भी वेटेज हमारे जो सब्जेक्ट है उसी के इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब कि उसी के साथ में उसके ग्रेडिंग उसमें भी मिलेगी। तो अच्छा है, बच्चा वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकता है, कोडिंग भी सीखेगा, कंप्यूटर नॉलेज भी होगा, उसके साथ में मैथ साइंस और ये जो सोशल साइंस या आर्ट्स है जो वो भी सिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छे से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि जिसको रियली वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर प्रिपेयरिंग दिस ड्राफ्ट। उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से होता है वो देखना ज़रूरी है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छे से होगा तो मेरे ओपिनियन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। और जो अगला लेवल है, मतलब कि 2014 तक का जो टारगेट है, तब तक ऐसे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में होंगे कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को रियली बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके बाद का स्टेज आता है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर एज ग्रुप में बच्चे आते हैं 14 to 18। जैसे मैंने बात की थी कि 14 to 18 पहले जो स्टेज ग्रुप था उससे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है और बच्चे 3 ईयर की एज से लेके 18 ईयर की एज तक स्कूलिंग पे गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। तो ये हुआ 14 to 18 और उसमें क्लासेस कौन से होंगे? क्लासेस होंगे 9 to 12, 9, 10, 11 एंड 12। बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम निकल जाएगी? नहीं बच्चों, 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसे थी वैसे ही होगी, बट इसमें एक पॉजिटिव चेंज किया गया है कि साल में ये एग्ज़ाम 2 बार ली जाएगी। मतलब अगर किसी बच्चों को अच्छा स्कोर और ज़्यादा करना है तो दूसरी बार एग्ज़ाम में अपियर होके भी वो अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो 9 to 12 का जो ग्रुप है उसको सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होगी। पहले क्या होता था कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स जो है वो फरवरी, मार्च या अप्रैल में आती थी, तो बच्चे लास्ट में जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। बट अगर उसको सेमेस्टर में डिवाइड किया जाए तो बच्चे पहले से ही वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें ये पॉजिटिव चेंज आएगी कि पहले से ही पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि लास्ट में पढ़ लिया और एग्ज़ाम दे दिया और ख़त्म। मतलब कि इसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है बोर्ड की एग्ज़ाम का जो डर था वो बच्चों में से निकल जाएगा, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम्स होगी और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगी। और उसका जो मतलब कि उसके अंदर जो एक ये रखा गया था कि भाई बोर्ड की एग्ज़ाम ऐसा वैसा, वो सब थोड़ा कम हो जाएगा, तो बच्चे फ्रीली ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी इसमें पॉजिटिव चेंजेस जो है कि नो स्ट्रीम सिलेक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, कि जो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में था नो स्ट्रीम सिलेक्शन। पहले क्या होता था कि स्टैंडर्ड 9, 10 के बाद में बच्चे 11, 12 के अंदर साइंस, कॉमर्स या तो आर्ट्स की स्ट्रीम लेते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा, बच्चे अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे चाहे कि मुझे मैथ्स, फिजिक्स के साथ में अकाउंट रखना है, वो ले सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चेंज है। जैसे मान लीजिए कि मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बट मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। पहले क्या था, स्ट्रीम के अंदर फिक्स सब्जेक्ट थे, तो नो हार्ड सेपरेशन। पहले हार्ड सेपरेशन था कि भाई आपको अगर एक मेडिकल करना है तो उसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दैट इज कंपलसरी। बट यहाँ पे ये भी निकल गया है, मतलब कि आप कोई भी अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हो।
फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया अकाउंट और तीसरा सब्जेक्ट मैंने लिया ज्योग्राफी। एक साइंस का, एक कॉमर्स का, एक आर्ट्स का, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। नो हार्ड सेपरेशन इज देयर इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। मल्टीपल सब्जेक्ट की आपको ऑप्शन दिया गया है, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जैसे आपको पढ़ने की इच्छा हो वो सब्जेक्ट। मान लीजिए आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, उसको छोड़ के आपने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज इसके अंदर है। 12वीं की एग्जाम और 10वीं की एग्जाम होगी, बट इसके अंदर मान लीजिए आपको मैथ्स लेना ही है, स्टैंडर्ड 9 के 10 के अंदर बोर्ड की एग्जाम में आपको मैथ्स लेना है, तो जैसे पहले सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट किया था कि मैथ्स भी दो टाइप के होंगे, एक स्टैंडर्ड मैथ्स और एक बेसिक मैथ्स। आपको अगर स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैथ्स को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ना है, तो वो बेसिक मैथ्स का भी एक सब्जेक्ट होगा। तो दिस इज द पॉजिटिव चेंज। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर किया जाएगा कि जिसमें एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड मतलब कि एक हायर लेवल का वो सब्जेक्ट रखा जा सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या चेंजेस होंगे वो तो गवर्नमेंट करेगी। ये पॉलिसी बनाई है नेशन ने और इम्प्लीमेंटेशन करना होता है हर एक स्टेट को, तो स्टेट अपने अपने चेंजेस भी ला सकता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आ भी सकते हैं। मतलब अभी से हम ऐसा श्योर नहीं बोल सकते कि ये जो मैंने बोला वही होने वाला है। ये मैंने अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय बंधारण की बात करेंगे तो उसमें अभी तक भी कोर्ट केसेस के अंदर कि एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और उसी के ऊपर केस का निर्णय आता है। तो वैसे ही इसके अंदर के जो वर्ड्स है उसको भी प्लस माइनस हो सकते हैं। सरकार जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है उसको उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है। तो आप ये मैं जो सरल समझौती दे रहा हूँ वो मैंने अपनी तरफ से जो मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली, मैंने जो पॉलिसी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर तीसरी बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी और वोकेशनल सब्जेक्ट को भी ट्रीटेड एट द सेम लेवल। मतलब मान लीजिए कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आपको कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो और उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट में स्पोर्ट्स किसी को लेना है तो पहले स्पोर्ट्स क्या था, को करिकुलर एक्टिविटी में था, बट उसके भी अभी मार्क्स और ग्रेडिंग इसके अंदर होगी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट होगा, मतलब बच्चे अपने आप को खुद जज करेंगे कि मेरा इतना ग्रेड होना चाहिए। दूसरा पीयर असेसमेंट मतलब क्लास के दूसरे बच्चे की भी एक पर्टिकुलर बच्चे को जज करेंगे कि इसका ये मार्क्स हो सकता है। इससे क्या होगा कि पीयर ग्रुप लर्निंग भी बढ़ेगी और जो अपने क्लास के दूसरे क्लासमेट है उसके साथ में वो क्लोज अटैच रहेगा कि भाई ये भी मुझे ग्रेडिंग करने वाला है, तो ऐसे उनके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। और तीसरा ग्रेडिंग टीचर भी करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। ये सारी जो बातें की हमने उसके अकॉर्डिंगली दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट ने रेशियो दिया है वो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर का रेशियो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दिया गया है। दूसरी बात करें तो NCFSE 2020-21 ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। अभी ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दे आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग द सिलेबस। पहले था NCF 2020 जिसका नाम बदल के हो गया NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21, और उन्होंने अपना सिलेबस बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही सिलेबस ये बन जाएगा उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल से मतलब 2021 में ही ये इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर नहीं हुआ तो 2022 में तो पक्का ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो 100% लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स का जो टारगेट है वो 2025 तक का है। मतलब कि प्राइमरी लेवल में जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं उसमें न्यूमेरिकल और लैंग्वेज के ऊपर बच्चों की अच्छी पकड़ रहे, इसके अंदर वर्क किया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 2025 तक का उन्होंने टारगेट रखा है कि 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का गोल जो है वो 2035 तक उन्होंने रखा है कि सेकेंडरी स्कूलिंग में 100% बच्चे एनरोल होने चाहिए सेकेंडरी स्कूलिंग के अंदर। कब तक? 2035 तक। इसका मतलब कि सेकेंडरी स्कूलिंग को अगर हम बोले तो 11 और 12 स्टैंडर्ड के अंदर जो आज की अगर हम रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो 56.5% के अराउंड है। मतलब कि अगर 100 बच्चे गए तो 11-12 में जाते जाते बाकी के बच्चे ने एजुकेशन छोड़ दिया, तो उसका रेशियो बढ़ा के 2035 तक हमें 100% करना है। ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया है एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ के।
दूसरा, हायर एजुकेशन के अंदर जो करंट रेशियो है वो 26.3 है। हायर एजुकेशन मतलब डिग्री कोर्सेज के अंदर को जिसको बढ़ा के 2035 तक उसको 50% करने का सरकार का टारगेट है। तो ये अगर सारी चीज़ें होगी तो बहुत अच्छे से ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मतलब कि दिस इज़ अ बेस्ट पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप पे आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज जस्ट द ड्राफ्ट। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है फ्यूचर के अंदर, स्टेट कैसे करती है, नेशनल कब कंपल्शन रखता है, किस चीज़ पे कंपल्शन करता है, ये तो फ्यूचर में देखने की बात है। बट मेरे ओपिनियन में देखिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई हैव एवर सीन इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। हम थोड़े बहुत जो चेंजेस हमने किए हैं एजुकेशन पॉलिसी के, थोड़े बहुत नहीं बोल सकते, बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, वो जब इम्प्लीमेंट हो गए तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हमने बात की है 5+3+3+4 की। आई होप यू अंडरस्टूड। इसके अंदर हमने जो बात की इसमें ऐसा नहीं है कि कॉलेज लेवल भी ये 5+3+3+4 में आता है। 5 स्टेज मतलब क्या हुआ कि प्री प्राइमरी के 3 साल, 2 साल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज दी fundamental level or that is also called as the फाउंडेशनल स्टेज। और सेकेंड स्टेज जो था जिसके अंदर स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5 थे जिसको हमने बोला था प्रिपरेटरी स्टेज। फिर आया था हमारा थर्ड स्टेज के जिसके अंदर स्टैंडर्ड आते हैं 6, 7 एंड 8 जिसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं, जिसमें कोडिंग वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके साथ में सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो वो आता है स्टैंडर्ड 9 to 12। एक और चीज़ की बात हमें करनी चाहिए कि लैंग्वेज के अंदर तो गवर्नमेंट ने जैसा बोला था कि मदर टंग के अंदर एजुकेशन होना चाहिए वेर एवर पॉसिबल। बट और एक चीज़ गवर्नमेंट ने बोली है कि सेकेंडरी और हायर स्टेजेस के अंदर अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला पहले भी था जिसको कंटिन्यू रखा गया है, बट इसके अंदर एक चीज़ ऐड की गई है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए और 1 फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो दूसरा फ्रेंच नहीं होना चाहिए, दूसरा हिंदी, संस्कृत या तो कोई इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है ड्राफ्ट के अंदर। अभी ये तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट अपनी जब पॉलिसी बनाएगा तो उसके अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें थी, वो था 5+3+3+4 की बातें। हायर एजुकेशन मतलब कि कॉलेज डिग्री के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये जो मेरे पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स का जो क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर देने की ट्राई की है। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने जो एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली। ये 100% है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ भी सकते हैं और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मतलब आप ऐसा मत मानिए कि यही मैंने जो बोला वो 100% ट्रूथ है, बट इट इज़ almost as per the education policy draft written. I hope you understood this 5+3+3+4. In next video we'll see about the higher education. Thank you so much.